गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे पढ़ रहे थे, तो पहले ये सब कुछ दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक विविध भारती स्टेशन है, ऑल इंडिया दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट होता है? 1.386 किलोहर्ट्ज पर, है ना। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिलोंग टू। बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है एक विविध भारती स्टेशन है, ऑल इंडिया दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन किस फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट होता है? 1.386 किलोहर्ट्ज पर। हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि फ्रीक्वेंसी बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, है ना। अब आपको इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों, तो हमें लैम्डा निकालनी है हम लोगों को, तो सी अपॉन न्यू हो जाएगा। C की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी किस में आनी चाहिए बेटे? पर सेकंड में आनी चाहिए, और पर सेकंड और हर्ट्ज बराबर होते हैं। पर सेकंड और हर्ट्ज बराबर होते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी आपको किस में दे रखी है? किलो हर्ट्ज में क्वेश्चन है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए फ्रीक्वेंसी बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है किलो हर्ट्ज में, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करूं, लैम्डा निकालना है, सी दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी ले लोगे? 1.386 किलो हर्ट्ज में इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, है ना। कर लिया बच्चों। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 इंटू 10⁵ अपॉन 1.386 मीटर। बच्चों वेवलेंथ की ऐसा यूनिट क्या है बेटा? मीटर। इजी क्वेश्चन है बहुत एनसीईआरटी का। सिर्फ यूनिट का कन्वर्जन ध्यान रखना था। यूनिट किलो हर्ट्ज में दे रखी है, आप इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लें। 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी को हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया, देन वी कैलकुलेट द वेवलेंथ, है ना। इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बच्चों, नोट कर लेना। एनसीईआरटी है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में दे रखी है, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो। वेवलेंथ निकालनी है तो सी की वैल्यू आपको मालूम होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी आपने पुट कर दी यहाँ पर 1.386 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज या फिर पर सेकंड, एक ही बात है, कैंसिल हो जाएगा। आपकी ऐसा यूनिट मीटर आ जाएगी लैम्डा की। बच्चों लैम्डा की ऐसा यूनिट मीटर आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी अपॉन सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो, लैम्डा निकाल लो। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट whose टाइम पीरियड। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1/3 इंटू 10⁻⁻10। तो इससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/3 इंटू 10⁻10। ये फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों पर सेकंड में। पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी आ गई, तो बताओ वेवलेंथ कितनी होगी? वेवलेंथ होगी सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸, और न्यू की वैल्यू कितनी है? 1/3 इंटू 10⁻10। बोलो बच्चों, तो इससे कितना आ जाएगा? ये 9 इंटू 10 की पावर, बच्चों 9 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों? ये -2 मीटर। 9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर वेवलेंथ आ गई बच्चों। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। टाइम दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -10, तो 1/3 इंटू 10 की पावर -10 को हमने सॉल्व किया, तो ये 10 की पावर 10/3। लैम्डा क्या होता है? सी अपॉन न्यू। 3 इंटू 10 की पावर 8, 1/3 इंटू 10 की पावर 10, तो ये आ गया 9 इंटू 10 की पावर -2। वेव नंबर क्या होगा बच्चों? वेव नंबर होगा 1 अपॉन लैम्डा। वेव नंबर होगा बच्चों 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 9 इंटू 10 की पावर -2 पर मीटर। सॉल्व कर लेंगे। एक इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट वेव whose टाइम पीरियड इज 3 इंटू 10 की पावर -10 सेकंड, है ना। इजी क्वेश्चन है बच्चों, दोनों क्वेश्चन कर सकते थे। एक विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया, जिस पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी पे? 1.386 किलो हर्ट्ज पर, है ना। तो आपने इस फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में चेंज कर लिया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दिया सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा की ऐसा यूनिट मीटर है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट वेव whose टाइम पीरियड दे रखा है उस वेव का, तो टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, 1/3 इंटू 10 की पावर -10, तो फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। लैम्डा कैसे निकालेंगे? सी अपॉन न्यू। इजी है, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लें बच्चों, आप इसे जल्दी से नोट कर लें।
अब बच्चों मेरा एक और कंसेप्ट समझिएगा। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम बच्चों, बोहर मॉडल ऑफ एटम को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर इसे और ज्यादा आप क्या कह लो, लाइट कह लो। आप लाइट भी बोल सकते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल लो या फिर लाइट बोल लो। अब हमें ये पढ़ना है कि नेचर कैसा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। लाइट का नेचर कैसा है, लाइट का नेचर क्या है। लाइट का नेचर क्या है? वेदर द बच्चों लाइट हैज अ वेव नेचर और अ पार्टिकल नेचर। वेदर लाइट हैज अ वेव नेचर और अ पार्टिकल नेचर। लाइट का कैसा नेचर है? वेदर लाइट हैज अ वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। बच्चों हमें बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर शो करती है या फिर पार्टिकल नेचर शो करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना बोलकर इसको सिंपल वर्ड्स में हम लाइट बोल सकते हैं। तो लाइट का नेचर कैसा है? वेदर लाइट हैज अ वेव नेचर और अ पार्टिकल नेचर। लाइट हैज अ वेव लाइक फिनोमेनन। लाइट इज अ वेव लाइक फिनोमेनन और अ पार्टिकल लाइक फिनोमेनन। वेव फिनोमेना। Whether light is a wave phenomena or a particle phenomena। तो बच्चों एक बात समझो मेरी, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर कंसीडर करते हैं तो हम उसके बेसिस पर, अगर हम लाइट का वेव नेचर कंसीडर करते हैं तो उसके बेसिस पर हम फॉलोइंग फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, लाइट शो many phenomenon which can be explained by considering the wave nature of light। अगर हम लाइट का वेव नेचर कंसीडर करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर कंसीडर करें तो हम बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जिनको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग द वेव नेचर ऑफ द लाइट। तो लाइट शो मैनी फिनोमेना, क्योंकि ये जो फिनोमेना है इन्हें वेव एक्सप्लेन कर सकती है। और अगर लाइट का वेव नेचर है, अगर ये लाइट इन फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही है तो फिर लाइट भी एक वेव है। मतलब जितने ये फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये तभी शो किए जा सकते हैं जब वेव शो कर सकती है। तो अगर लाइट ये सारे फिनोमेना शो कर रही है तो वो वेव है। भाई वेव इंटरफेरेंस शो करती है, लाइट भी इंटरफेरेंस शो कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? लाइट भी एक वेव लाइक नेचर शो कर रही है। वेव रिफ्लेक्शन शो करती है, वेव रिफ्रैक्शन शो करती है, वेव डिफ्रैक्शन शो करती है, और लाइट भी अगर ये सारे फिनोमेना शो कर रही है तो हम क्या मान सकते हैं कि लाइट का भी वेव नेचर है। बच्चों हम ये पढ़ना चाहते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ लाइट क्या है। लाइट वेव नेचर शो करती है या फिर पार्टिकल नेचर शो करती है। लाइट का वेव लाइक फिनोमेनन है या फिर पार्टिकल लाइक फिनोमेनन है। अगर आपको मैं बता दूं, वेव, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज वेव्स की हैं, ये सारे वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं। अगर लाइट इनको शो कर रही है तो फिर लाइट भी एक वेव है। अगर बच्चों देयर आर लाइट शो मैनी फिनोमेना व्हिच कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग द वेव नेचर। कौन कौन से फिनोमेना बच्चों? इंटरफेरेंस, सबसे पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और बच्चों डिफ्रैक्शन। ये फिनोमेनन तभी एक्सप्लेन हो पाएंगे जब लाइट का कौन सा नेचर कंसीडर करोगे आप? वेव नेचर। ये फिनोमेनन तभी एक्सप्लेन किए जाते हैं जब लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का आप कौन सा नेचर कंसीडर करोगे? वेव नेचर। अगर आप लाइट का वेव नेचर मानोगे, लाइट भी इंटरफेरेंस शो करती है, वेव्स की भी प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस होती है, तो ये तभी शो कर सकती है जब लाइट भी कैसा नेचर शो करेगी बच्चों? वेव नेचर शो करेगी। तो अगर हम लाइट का वेव नेचर कंसीडर करते हैं तो वो ये फॉलोइंग फिनोमेनन एक्सप्लेन करती है: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग ये जानना चाहते हैं बच्चों, बोहर मॉडल ऑफ एटम हमें पढ़ना है। बोहर मॉडल ऑफ एटम से हमें पहले पढ़ना है
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, लाइट का नेचर कैसा है। अगर लाइट का वेव नेचर है तो अगर हम लाइट का वेव नेचर मानते हैं तो हम बहुत सारे फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है, क्योंकि वेव्स की ये प्रॉपर्टी है, वेव भी ये फिनोमिनन शो करती है। तो फिर लाइट भी अगर ये फिनोमिनन शो करती है तो फिर लाइट भी क्या कंसीडर की जाएगी, एज अ वेव। प्लीज नोट डाउन बच्चों, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये फिनोमेना हम कब एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब हम लाइट का कैसा नेचर मानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैसा नेचर मानते हैं, वेव नेचर मानते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट का वेव नेचर कंसीडर करते हैं तो हम कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्रैक्शन। बच्चों रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आप लोग ये पढ़ चुके हैं किस क्लास में, 10th क्लास में। ये जो टॉपिक है डिफ्रैक्शन, ये आपको 12th फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। बच्चों मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा इसकी, ये आपको 12th फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। हम आज जो बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, वो इंटरफेरेंस की है बच्चों, इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, बेसिक इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स। अगर हम लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर कंसीडर करते हैं तो हम इन फॉलोइंग फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। क्योंकि वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वेव इंटरफेरेंस शो करती है, और अगर लाइट भी इंटरफेरेंस शो कर रही है तो फिर लाइट किस तरीके का नेचर शो करती है, वेव। समझ रहे हैं बच्चों, इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स। मान लीजिए मीडियम के किसी गिवन पॉइंट पर, मान लीजिए ये एक मीडियम का कोई गिवन पॉइंट है, मान लो अगर यहां पर कोई वेव ऐसी आई, वेव, और इसी पर एक और, इसी पॉइंट पर एक और वेव वैसे ही आ जाए, तो जिस पॉइंट पर मीडियम के दो वेव्स इंटरेक्ट करेंगी उसी फिनोमिनन को बोला जाता है इंटरफेरेंस। मीडियम के किसी गिवन पॉइंट पर अगर दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करें तो उस फिनोमिनन को बोला जाता है इंटरफेरेंस। व्हेन वेव्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, व्हेन टू वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, व्हेन टू वेव्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब दो वेव्स इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस बोला जाता है। इंटरफेरेंस क्या है बच्चों, इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव है। जब दो वेव्स इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ तो वो क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस बोला जाता है। अब मेन चीज क्या है, इंटरफेरेंस की वजह से मेन फर्क किस पे पड़ा है, तो हमें मेन फर्क जो देखना है वो एम्पलीट्यूड पे देखना है। बच्चों मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, वेव थ्योरी का क्या कहना था। अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं क्लासिकल मैक्सवेल वेव थ्योरी का मेन कंसेप्ट क्या था, तो इसका कहना था जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। अगर आप एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं तो आप एम्पलीट्यूड को चेंज कर दें। वेव थ्योरी कहती थी अगर आप एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं तो आप एम्पलीट्यूड को चेंज कर दें, आप एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें। मेरी बात समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे? इसने क्या कहा था, जो एनर्जी है वो किसका फंक्शन है बच्चों, वेव थ्योरी का क्या कहना था, एनर्जी जो है वो फंक्शन है किसका, एम्पलीट्यूड का। वेव थ्योरी का कहना था अगर आप एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, वेव क्लासिकल वेव थ्योरी ये कहती है इफ यू वांट टू चेंज द एनर्जी देन यू चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। अगर आप किसी वेव का एम्पलीट्यूड चेंज कर देंगे तो उस वेव की एनर्जी चेंज हो जाएगी। वेव है क्या, एनर्जी का किसी मीडियम में प्रोपोगेट करने का तरीका वेव है। मीडियम में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है, एज अ वेव, और उस वेव का एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है उस वेव की एनर्जी कैसी है। अगर आप उस वेव की एनर्जी को चेंज करना चाहते हो, आप एनर्जी को चेंज करना चाहते हो तो आप एम्पलीट्यूड को चेंज कर दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपोगेट होती है किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर वेव लाइक नेचर शो करती है तो वो फॉलोइंग फिनोमेनन एक्सप्लेन करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये फिनोमेनन तभी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट कैसा नेचर शो करेंगी, वेव नेचर शो करेंगी। मेरी बात नहीं समझे? इस इंटरफेरेंस का क्या मतलब है बच्चों, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू वेव, किसी मीडियम के किसी गिवन पॉइंट पर अगर दो वेव्स आकर इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ तो उस फिनोमेनन को इंटरफेरेंस बोला जाता है। मैंने आपको बताया वेव थ्योरी का क्या कहना था, एनर्जी जो है अगर आप मान लीजिए आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, और आप लोगों को और अच्छी तरह मालूम होगा इंटेंसिटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी का मतलब मालूम है, अगर मैं किसी कलर की इंटेंसिटी बोलूं तो इसका मतलब क्या है, उस कलर की डेप्थ, उस कलर की डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ द कलर, उसी को बोलेंगे ना इंटेंसिटी। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं
इंटेंसिटी का क्या मतलब है? डार्कनेस। मान लो एक रेड कलर है, एक डार्क रेड कलर है और एक लाइट रेड कलर है, तो दोनों की वेवलेंथ तो सेम है ना, बट दोनों में किस चीज का अंतर है? इंटेंसिटी का अंतर है। डार्क रेड वाले की इंटेंसिटी, उस कलर की डार्कनेस, वो कहलाती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। बोलो बच्चों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, वेव थ्योरी ये कहती थी अगर आप एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ा दें। वेव थ्योरी ये कहती थी इफ यू वांट टू चेंज द एनर्जी देन चेंज द एम्पलीट्यूड। आप वेव का एम्पलीट्यूड चेंज कर दें। बोलो बच्चों, आप वेव का एम्पलीट्यूड चेंज कर दें तो वेव की एनर्जी चेंज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो क्लासिकल थ्योरी या वेव थ्योरी क्या कहती थी, जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के। एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी अगर किसी कलर की बढ़ रही है तो इसका मतलब उस कलर, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? उस कलर की डार्कनेस बढ़ रही है, बट वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। एक लाइट रेड कलर ले लूं, एक डार्क रेड कलर ले लूं, दोनों की वेवलेंथ तो सेम होगी ना, रेड रीजन में रहेगी, विजिबल रे की रेड रीजन में रहेगी ना वेवलेंथ, बट उसकी क्या चेंज हो रही है? इंटेंसिटी चेंज हो रही है। इंटेंसिटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स इज नोन एज इंटरफेरेंस। जब दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, उस फिनोमेनन को इंटरफेरेंस बोला जाता है। मान लीजिए एक वेव आ रही है और एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्रस्ट आपस में इंटरेक्ट करें, तो उस केस में ये दोनों वेव्स आपस में मिलकर एक नई वेव बनाएंगे और ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? ये दोनों सेम फेज में हैं। ये दोनों सेम फेज में हैं। बोलो बच्चों, मान लो एक वेव आई, उसका क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट से इंटरेक्ट करे, इसका ट्रफ इसके ट्रफ से इंटरेक्ट करे, तो इस केस में दोनों वेव जुड़कर एक लार्ज एम्पलीट्यूड की नई वेव बनाने लग जाएंगी। उस केस में ये दोनों वेव जुड़कर एक लार्ज एम्पलीट्यूड की नई वेव बनाने लग जाएंगी। उस केस में इनके एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं। एम्पलीट्यूड जुड़ जाना मतलब एनर्जी जुड़ जाना। एनर्जी का सम है एम्पलीट्यूड का सम। अगर एम्पलीट्यूड जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब एनर्जी जुड़ रही है। तो अगर दो वेव्स, मान लीजिए यहां वाटर का पार्टिकल है, ये वाटर मीडियम में एक वेव आई, इसने इस पार्टिकल को नीचे दबाया, दूसरी वेव आई, उसने भी इस पार्टिकल को नीचे दबाया, तो ये पार्टिकल नीचे कितना दब गया? ज्यादा दब गया ना, डबल। बोलो भाई, यहां मान लो एक पार्टिकल है, ये वेव आई इस तरीके से और इसने इस पार्टिकल को नीचे प्रेस किया, दूसरी वेव भी उसी फेज में आई तो उस पार्टिकल को और ज्यादा नीचे प्रेस करेगी, तो एनर्जी क्या कर गई? एनर्जी बेटा बढ़ गई। तो जब दो वेव सेम फेज में आके इंटरेक्ट करती हैं, और सेम फेज का मतलब है जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से इंटरेक्ट करे, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से इंटरेक्ट करे, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताऊं, ये मान लो एक वेव आ गई है और एक और वेव ऐसी आ रही है, उसके केस में जो रिजल्टिंग वेव होगी वो बड़ी होगी। बच्चों, क्योंकि उस केस में इनके एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे, उस केस में इनका एनर्जी जुड़ जाएगी और एनर्जी जुड़ जाने के बाद जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। ये मैं समझाना चाहता हूं। तो इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, इसका ट्रफ इसके ट्रफ से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों वेव्स किस में हो गई? सेम फेज में हो गई, और सेम फेज में होंगी तो इस इंटरफेरेंस को बोला जाता है बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस इंटरफेरेंस को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे जाके आपको केमिकल बॉन्डिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जब दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और अगर वो दोनों सेम फेज में हो तो वो एक बड़ी वेव बनाती है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जब दो लहरें आती है, आपने देखा होगा समुद्र में जब दो लहरें आती हैं और आपस में आकर वो एक बड़ी लहर बना देती है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, एक वेव का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से इंटरेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि वो दोनों वेव सेम फेज में है, तो जो नई वेव बनेगी वो लार्ज एम्पलीट्यूड की बनेगी। बात समझ में आती? अगर एम्पलीट्यूड जुड़ रहा है इसका मतलब एनर्जी जुड़ रही है। अब जरा मुझे बताओ, कभी कभी आपने देखा होगा एक वेव ऐसे आई, दूसरी वेव ऐसे आई और वो दोनों वेव एक दूसरे को खत्म कर देती हैं, बैलेंस कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं, वो कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरी बात आपकी बात दोनों का इंटरेक्शन अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो हम कुछ नया सीखेंगे। अगर मैंने जो बोला उसके आपने भी कुछ बोला और दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चले गए तो न्यूट्रलाइज हो गया। ये मीनिंग समझो, आप मेरी बात समझो। आप और मैं अगर दोनों मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी, बट अगर आप और मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो हमारी नॉलेज खत्म हो जाएगी। तो मान लो अगर एक वेव आई और दूसरी वेव भी आई और दोनों का फेज अपोजिट हो गया तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं, मान लो अगर इस बोर्ड पे मैं एक लाइट डालूं,
एक लाइट डालूं इस बोर्ड पर और मैं एक जगह से दूसरी लाइट डाल रहा हूं और अगर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब है यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर मैंने यहां पर एक लाइट डाली और दूसरी पे मैंने यहां से एक लाइट डाली और इस पॉइंट पर अगर वो इंटेंसिटी कम हो जाए तो इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो जब दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी और दोनों सेम फेज में इंटरेक्ट करेंगी तो जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। उस इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उस इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरी बात समझी? मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, इधर सुनो मेरी बात सुनो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीडियम के किसी गिवन पॉइंट पर अगर दो वेव्स आकर इंटरेक्ट करती हैं तो उस फिनोमिनन को बोला जाता है इंटरफेरेंस। और अगर वो दोनों वेव्स सेम फेज में हैं तो वो जुड़कर एक नई वेव बनाएंगे जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मतलब उनकी एनर्जी जुड़ गई और अगर उनकी एनर्जी सबट्रैक्ट हो गई तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। बच्चों मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर कंसीडर करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर कंसीडर करता हूं तो मैं कुछ फिनोमिनन या लाइट का मैं वेव नेचर कंसीडर करता हूं तो मैं कुछ फिनोमिनन एक्सप्लेन कर सकता हूं। बोलो बच्चों, कुछ फिनोमिनन एक्सप्लेन कर सकता हूं, जिससे रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे मैं रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे मैं इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे मैं डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकता हूं। बच्चों मेरी बात समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट का मैं वेव नेचर एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये वेव की प्रॉपर्टीज है बच्चों, वेव इनको एक्सप्लेन करती है, वेव नेचर इनको एक्सप्लेन करता है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट इन प्रॉपर्टीज को, इन फिनोमेनन को शो कर रही है तो वो तभी शो कर सकती है जब उसका हम कौन सा नेचर कंसीडर करेंगे, वेव नेचर कंसीडर करेंगे। आप इस बात को समझो बच्चों, मेरे बच्चों इस बात को समझो बहुत ध्यान से। बच्चों इंटरफेरेंस जो है वो वेव का फिनोमेनन है और लाइट अगर इसे शो कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसे शो कर रही है तो इसका मतलब है वो भी वेव है। तो ये फिनोमेनन तभी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट का कैसा नेचर कंसीडर करेंगे, वेव नेचर कंसीडर करेंगे, वेव नेचर कंसीडर करेंगे। बोलो बच्चों, अब मैं आपको बता दूं इस वेव थ्योरी का क्या कहना था। इस वेव थ्योरी का ये कहना था, इस वेव थ्योरी का कहना था एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है बच्चों, एम्पलीट्यूड का। अगर आप किसी वेव की एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दीजिए। अगर आपको किसी वेव की एनर्जी बढ़ानी है तो आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दें। दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक और बात भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी, एक ही बात, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, डार्कनेस ऑफ द कलर, बट वेवलेंथ शुड नॉट बी चेंज। बेटा कलर का चेंज हो जाना वेवलेंथ का चेंज हो जाना होता है। अगर कलर चेंज हो गया तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, बट अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो वेवलेंथ क्या रहेगी, सेम, वेवलेंथ नॉट चेंज, है ना। मेरी बात नहीं समझी, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। मेरी बात समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर हम वेव नेचर कंसीडर करते हैं, लाइट नेचर कंसीडर करते हैं तो हम फॉलोइंग फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को। वेव थ्योरी ये कहती थी एनर्जी जो है वो फंक्शन है एम्पलीट्यूड का, अगर हम एम्पलीट्यूड चेंज बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, डार्कनेस ऑफ द कलर इज नोन एज द इंटेंसिटी। उस केस में वेवलेंथ चेंज नहीं होती। मैं एक लाइट रेड कलर की कलर ले लूं और एक डार्क रेड कलर ले लूं तो बताओ दोनों में किस चीज का अंतर है, दोनों में इंटेंसिटी का अंतर है, दोनों में वेवलेंथ का अंतर नहीं है। अगर मैं किसी कलर की इंटेंसिटी बढ़ाने को बोलूं तो उसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ लेना, उसकी उस वेव की एम्पलीट्यूड में चेंज आता है। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको ये बताया कि इंटरफेरेंस की हमें रिक्वायरमेंट है। अब इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस है इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स। मेरी बात समझ रहे हैं ना। इंटरफेरेंस क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स की। बोलो बच्चों, इंटरफेरेंस क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स। अब जरा मुझे एक चीज समझाओ, मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझाओ।
या फिर आप कह सकते हैं व्हेन वेव्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, व्हेन वेव्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, व्हेन वेव्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जब दो वेव्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, बट हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हमें उनके एम्पलीट्यूड पे फर्क देखना है बच्चों। इस केस में इंटरफेरेंस में मेन फर्क किस पे पड़ता है? एम्पलीट्यूड पर। अब ये इंटरफेरेंस बच्चों दो तरीके का हो सकता है, ये इंटरफेरेंस दो तरीके का हो सकता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बच्चों एक इंटरफेरेंस कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो तरीके का इंटरफेरेंस हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों बोलो सही तरीके से, जल्दी से बताओ मुझे। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बच्चों जब सेम फेज में हो, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जब वेव सेम फेज में हो, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है आउट ऑफ फेज, अपोजिट फेजेस में, जब अपोजिट फेजेस में। जब दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। बच्चों मैं आपको बताता हूं, मीडियम के किसी पॉइंट पर, मान लो ये एक पार्टिकल, एक वेव आई, उसने इस पार्टिकल को नीचे प्रेस किया, और मान लो वो एक और वेव आई, वो भी सेम फेज में, तो उस पार्टिकल को और प्रेस करेगा, तो ये पार्टिकल पहले के कंपैरिजन में इसका डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाएगा ना। तो अब वो पहले से ज्यादा एनर्जी से प्रेस किया जा रहा है, इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट डबल हो गया। बोलो बच्चों, अगर मान लो ये पार्टिकल इधर है, एक वेव ऐसे आई और उसने इसको नीचे प्रेस किया, अब दूसरी वेव आई इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसको ऊपर प्रेस किया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो क्या कहना चाहता हूं, अगर दो लहरें आपस में आकर इंटरेक्ट करती हैं और सेम फेज में इंटरेक्ट करती हैं, तो उस केस में इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उस केस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, उन दोनों वेव्स की एनर्जी ऐड हो रही है, इसका मतलब है उन दोनों वेव्स की एनर्जी ऐड हो रही है। और अगर मान लो एक वेव आ रही है ऐसे और दूसरी वेव भी आके इंटरेक्ट कर रही हो, दोनों वेव्स अपोजिट फेज में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इस तरीके से इंटरेक्ट करें कि दोनों वेव्स आकर एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से इंटरेक्ट कर जाए, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से इंटरेक्ट कर जाए, तो जो नई वेव बनेगी उसमें इन दोनों वेव्स की एनर्जी का सम हो जाएगा। इसका मतलब है इनका एम्पलीट्यूड का सम हो जाएगा। इसका मतलब है जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो एनर्जी का सम मतलब एम्पलीट्यूड का सम, एनर्जी का सब्ट्रैक्शन मतलब एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन। अभी भी नहीं समझ में आया? मुझे लग रहा है अभी भी नहीं आया। इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स, व्हेन टू वेव्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, मीडियम के किसी एक गिवन पॉइंट पर जब दो वेव्स आकर इंटरेक्ट करती हैं तो वो दो तरीके के इंटरफेरेंस शो करती हैं। वो दो तरीके के इंटरफेरेंस शो करती हैं, कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। बच्चों एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती है। बच्चों ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन है ना, रिफ्लेक्शन, ये सब वेव फिनोमिनन है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट इन फिनोमिनन को शो कर रही है तो वो भी किसकी कैरेक्टरिस्टिक रखती है? वेव की। और इंटरफेरेंस का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा वेव्स क्या करती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। जरा मेरी बात समझिए, यहां पर अगर मैं एक वेव ले लेता हूं, ये रही एक वेव, और ये एक वेव है ऐसे, है ना, और ये भी एक वेव है बच्चों, ये दोनों सेम फेज में है, सेम फेज में है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, सेम फेज में। तो बताओ इनके एम्पलीट्यूड का क्या हो जाएगा? इनके एम्पलीट्यूड का सम हो जाएगा। तो जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ये कहना चाहता हूं मैं, ये बताना चाहता हूं। तो इस केस में इनका एम्पलीट्यूड का सम हो गया, मतलब इनकी एनर्जी का सम हो गया। ये वेव इस तरीके से है कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से। आपको इस तरीके से भी डायग्राम बना के मैं दे सकता हूं। ये एक वेव है बच्चों, और एक और वेव ये भी है। आप जरा मुझे बताओ, एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से, तो बताओ जो नई रिजल्टिंग वेव बनेगी वो कैसी बनेगी? ज्यादा एम्पलीट्यूड की। बोलो बच्चों, ज्यादा एम्पलीट्यूड की। इस इंटरफेरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसी इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसी इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो जब दो वेव्स सेम फेज में आके इंटरेक्ट करेंगी तो उनकी एनर्जी का सम हो जाएगा, और एनर्जी किसका फंक्शन है? एम्पलीट्यूड, तो उनके एम्पलीट्यूड का भी सम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया जब दो लहरें आती हैं समुद्र में और बड़ी लहर बन जाए तो आप समझ जाओगे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसका मतलब है उन दोनों वेव्स की एनर्जी ऐड हो गई और एक नई वेव बनेगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उन दोनों का सम होगा उसमें वेव में। बोलो बच्चों, जब दो वेव्स आपस में आकर इस तरीके से इंटरेक्ट करें कि एक नई वेव ज्यादा एनर्जी की बने तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। उसके केस में इनके एम्पलीट्यूड का सम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड का सम मतलब एनर्जी का सम।
बोलो बच्चों। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। अब बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? अब डिस्ट्रक्टिव का मतलब है एक वेव आई, सही है बच्चों, और एक दूसरी वेव आई और दोनों ने इंटरेक्ट किया और दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है दोनों अपोजिट फेसेस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मैंने समझाया था, ये एक पार्टिकल, मान लो एक वेव आई, इसको नीचे दबाया, दूसरी वेव आई, उसने इसको ऊपर उठाया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो जब एनर्जी का सम एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो जाए, जब एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो उस इंटरफेरेंस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, या फिर इसको कहते हैं आउट ऑफ फेज, है ना। एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ, आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। जब दो वेव्स इस तरीके से इंटरेक्ट करें कि एक का प्लस दूसरे के माइनस से और एक का माइनस दूसरे के प्लस से, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ फेज, है ना, आउट ऑफ फेज, या फिर कहते हैं अपोजिट फेज, है ना। तो इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस बोलते हैं बच्चों? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इस केस में एनर्जी का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। और अगर एनर्जी का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो जो नई रिजल्टिंग वेव बनेगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस केस में आपने क्या किया? एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन किया, मतलब एनर्जी का सब्ट्रैक्शन किया। बोलो बच्चों, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वेव थ्योरी का मेन कंसेप्ट क्या था? वेव थ्योरी का मेन कंसेप्ट था कि अगर आपने एनर्जी बढ़ाई तो उस कलर की इंटेंसिटी या उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वेव का। अगर एनर्जी बढ़ रही है किसी रेडिएशन की, तो वेव थ्योरी कहती है कि उसका इंटेंसिटी और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होगा वेव का। वेव थ्योरी के हिसाब से अगर आप मान लो किसी रेडिएशन की एनर्जी बढ़ा दो, और अगर आपने उसकी रेडिएशन की एनर्जी बढ़ाई, तो उसके हिसाब से वेव थ्योरी के हिसाब से उस कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, बट उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। अब यहीं पर दिक्कत आएगी, यहीं पर दिक्कत आएगी। कुछ ऐसे फिनोमेनन है जिसको ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ ऐसे फिनोमेनन है जिनको वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मान लो बच्चों, मैं यहां पर किसी पॉइंट पर लाइट डालूं, अगर मैं लाइट यहां डालूं और एक और लाइट डालूं यहां पर, अगर ये दोनों वेव सेम फेज में होंगी तो यहां कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। मान लो अगर इस पॉइंट पर मैं वेव डाली और मैंने एक और लाइट डाली, यहां पर एक लाइट रे डाली, एक और लाइट रे डाली, तो अगर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बढ़ गई तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और अगर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कम हो गई तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो डिस्ट्रक्टिव में एक वेव दूसरे वेव को कैंसिल आउट कर देती है, और कंस्ट्रक्टिव में एक वेव दूसरी वेव के साथ जुड़कर एक नई बड़ी वेव बना लेती है। बोलो। तो बच्चों, वेव फिनोमेनन, जो ये वेव फिनोमेनन है, वेव फिनोमेनन में क्या मतलब है? एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो उस कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, उस वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, बट उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर कंसीडर करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव नेचर लेकर चलते हैं, तो हम फॉलोइंग फिनोमेनन कैन नॉट बी एक्सप्लेन। फॉलोइंग फिनोमेनन कौन है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये फिनोमेनन इससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वेव नेचर मानकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वेव नेचर क्या कहता है? वेव नेचर का मतलब समझो ना, वेव नेचर कहता है एनर्जी किसका फंक्शन होगी? एम्पलीट्यूड का। अगर आपके कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और एनर्जी बढ़ रही है। बोलो, बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? ये वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी का क्या कहना है? एनर्जी किसका फंक्शन है? एम्पलीट्यूड का। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, बट उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेनन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हीट कैपेसिटी of a body as a function of temperature। बच्चों नोट करो, हीट कैपेसिटी, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, as a function of temperature, ये फिनोमेनन क्या मानकर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे। लाइट के वेव नेचर और लाइट के वेव नेचर से ये फॉलोइंग फिनोमेनन एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। कौन कौन से? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये सब क्या फिनोमेनन? जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, अभी मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे इनको वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जब वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट का वेव नेचर फॉलोइंग फिनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कौन कौन से फिनोमेनन है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इन फॉलोइंग फिनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर कौन सा, किस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया? उसके बाद एक नई थ्योरी आएगी जिसको हम क्या कहेंगे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बच्चों, और वहां से हम इसको पढ़ना चालू करेंगे। तो ये मेरा टॉपिक आपका हो गया है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।